तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे भारत की एक बहुत ही खास और सच कहूं तो थोड़ी जादुई सी मिट्टी की कहानी बताते हैं। एक तरफ हमारे पास 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न बैंक है जो हमें इसकी कह सकते हैं बुनियादी पहचान कराता है, और दूसरी तरफ है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स, काफी विस्तृत हैं, जो इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और हमारा मकसद है इन दोनों स्रोतों को मिलाकर इस मिट्टी की एक तरह से पूरी जीवनी तैयार करना। हम इसके तूफानी जन्म से लेकर इसके अनोखे स्वभाव और आज भारतीय कृषि में इसकी क्या अहमियत है, हर पहलू को समझेंगे। तो चलिए भारत की मशहूर काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कि इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? ये दोनों स्रोत हमें एक ही चीज को दो अलग अलग नजरियों से देखने का मौका देते हैं। एक नजर है 10वीं के छात्र की, जो पहली बार इससे परिचित हो रहा है, और दूसरी उस भावी प्रशासक की, जिसे इसकी आर्थिक और भौगोलिक अहमियत को गहराई से समझना है। हाँ, सही बात है। तो ये सिर्फ मिट्टी की कहानी नहीं है, ये ज्ञान को देखने के दो अलग अलग तरीकों की भी कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, जन्म से। ये मिट्टी बनती कैसे है? 10वीं की किताब तो कहती है कि ये दक्कन के पठार की चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। ये सुनने में काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर असल प्रक्रिया इससे कहीं ज्यादा नाटकीय है। आप सोचिए, आज से लाखों साल पहले भारत का ये हिस्सा यानी दक्कन का पठार, वो खौलते हुए ज्वालामुखियों का एक मैदान था। इन ज्वालामुखियों से गाढ़ा स्याह लावा निकला और हजारों वर्ग किलोमीटर में फैल गया। और जब ये लावा ठंडा हुआ तो इसने बसाल्ट नाम की मजबूत गहरे रंग की चट्टानों की एक मोटी परत बना दी। अच्छा, तो काली मिट्टी का जो कच्चा माल है वो असल में ज्वालामुखी का लावा है? एकदम। और फिर प्रकृति की बहुत धीमी चक्की ने अपना काम शुरू किया। हजारों लाखों सालों तक सूरज की गर्मी, हवा के थपेड़ों और मानसून की बारिश ने इन विशाल मजबूत चट्टानों पर किसी हथौड़े की तरह चोट की। अच्छा। इस लगातार होने वाली प्रक्रिया को ही हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। इसी प्रक्रिया ने धीरे धीरे इन चट्टानों को पीसकर इस बारीक, चिकनी और उपजाऊ काली मिट्टी में बदल दिया। मतलब? तो जब हम काली मिट्टी को छूते हैं तो हम असल में लाखों साल पुराने ज्वालामुखी के लावे की धूल को छू रहे होते हैं। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब इसका जो गहरा काला रंग है वो भी सीधे सीधे उसी लावे से आता है? बिल्कुल। सिविल सेवा के नोट्स इसी बात को और गहराई से बताते हैं। इसका जो गहरा काला या स्लेटी रंग है वो इसमें मौजूद खनिजों की वजह से है। कौन से खनिज? खास तौर पर लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना। और ये सारे खनिज बेसाल्टिक लावे के मुख्य घटक होते हैं। तो एक तरह से ये उस लाखों साल पुराने लावे का एक केमिकल फिंगरप्रिंट है जो आज भी इस मिट्टी में मौजूद है, और इसे इसका रंग और अनोखी खासियतें देता है। तो ये मिट्टी भारत के उन्हीं हिस्सों में पाई जाती होगी जहां ये ज्वालामुखी का लावा फैला था। मतलब इसका भूगोल सीधे सीधे इसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मिट्टी दक्कन के पठार के ज्यादातर हिस्से पर एक चादर की तरह बिछी हुई है। जैसे कि महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से इसी मिट्टी से ढके हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों की जो ऊपरी घाटियां हैं, वहां इस मिट्टी की परतें काफी गहरी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नदियां अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं और घाटियों में जमा करती रहती हैं, जिससे वहां इसकी गहराई बढ़ जाती है। सिविल सेवा के नोट्स में इसका एक और नाम दिया गया है, चरनोज़म। ये सुनने में काफी तकनीकी शब्द लगता है। क्या इसका कोई खास मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चरनोज़म मिट्टी के वैश्विक वर्गीकरण का एक टर्म है, और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि चरनोज़म को दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक माना जाता है। अच्छा। ये वही मिट्टी है जो यूक्रेन के घास के मैदानों, जिन्हें दुनिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है, या अमेरिका के विशाल प्रेरी घास के मैदानों में पाई जाती है। तो जब हम अपनी काली मिट्टी को चरनोज़म कहते हैं तो हम असल में ये कह रहे हैं कि ये मिट्टी दुनिया की सबसे बेहतरीन और उपजाऊ मिट्टियों के एलीट क्लब का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एक स्थानीय मिट्टी नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल। ये तो सच में बड़ी बात है। तो हमने इसके जन्म और इसके वैश्विक रुतबे को तो समझ लिया। अब आते हैं इसके स्वभाव पर, इसकी पर्सनैलिटी पर। और यहाँ एक ऐसी बात है जिसने मुझे दोनों स्रोतों को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा हैरान किया, स्वजुताई वाली मिट्टी।
मैंने पहले कभी नहीं सुना कि मिट्टी खुद की जुताई कर सकती है। ये होता कैसे है? ये काली मिट्टी का सबसे अनोखा और शायद सबसे फायदेमंद गुण है। इसकी बनावट में चिकनी मिट्टी या क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब बारिश होती है तो ये मिट्टी एक स्पंज की तरह पानी सोखती है और फूल जाती है, जिससे ये बहुत चिपचिपी और गीली हो जाती है। हाँ, मैंने सुना है कि बारिश में इस पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन असली जादू तब होता है जब गर्मियां आती हैं और ये मिट्टी सूखना शुरू होती है। जैसे जैसे इसमें से नमी कम होती है, ये सिकुड़ने लगती है और इस सिकुड़न की वजह से इसमें बड़ी बड़ी चौड़ी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। मैंने खुद महाराष्ट्र के खेतों में गर्मियों में ये दरारें देखी हैं। वे इतनी चौड़ी और गहरी हो सकती हैं कि उनमें आपका पूरा पैर समा जाए। अरे बाप रे! और यही दरारें जुताई का काम करती हैं। कैसे? इन दरारों के जरिए हवा और ऑक्सीजन मिट्टी की गहरी परतों तक पहुंच जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसान हल चलाकर मिट्टी को पलटता है ताकि उसमें हवा का संचार हो। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से मिट्टी ढीली हो जाती है और उसकी सेहत बनी रहती है। इसीलिए इसे स्व जुताई या सेल्फ प्लाउइंग सॉइल कहा जाता है। प्रकृति खुद ही किसान का एक बहुत बड़ा काम कर देती है। ये तो सच में प्रकृति का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। ये तो फायदा हो गया कि मिट्टी में हवा चली जाती है, पर इसका कोई नुकसान भी है क्या? जब मिट्टी में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती होंगी तो क्या इससे बची खुची नमी और तेजी से नहीं उड़ जाती होगी, या फिर क्या ये नई उग रही फसलों की नाजुक जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये एक दो धारी तलवार है। स्व जुताई से मिट्टी की सेहत तो अच्छी रहती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अच्छा। जैसा आपने कहा, इन दरारों से मिट्टी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे नमी और तेजी से भाप बनकर उड़ सकती है। और अगर खेत में कोई छोटी या नई फसल लगी है तो मिट्टी के सिकुड़ने और दरारें पड़ने से उसकी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, वे टूट सकती हैं। इसीलिए इस मिट्टी पर खेती करने वाले किसानों के लिए मॉनसून का समय बहुत मायने रखता है। उन्हें पहली बारिश का इंतजार रहता है ताकि ये दरारें भर जाएं और खेत बुआई के लिए तैयार हो। समझ गया। मतलब इसका हर गुण एक चुनौती के साथ आता है। अब इसके एक और सुपर पावर पर आते हैं जिसका जिक्र दोनों स्रोतों में है, नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता। ये कैसे काम करती है? ये गुण भी इसकी चिकनी बनावट से ही जुड़ा है, क्योंकि मिट्टी बहुत बारीक कणों से बनी है, एकदम महीन, तो ये एक स्पंज की तरह काम करती है। ये पानी को धीरे धीरे सोखती है, लेकिन एक बार सोख ले तो उसे बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है। ये पानी को आसानी से नीचे रिसने नहीं देती। और इसका फायदा? इसका सबसे बड़ा फायदा उन इलाकों में होता है जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है और खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है, जिन्हें हम बारानी क्षेत्र कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एक बार बारिश हो गई तो ये मिट्टी उस पानी को एक बैंक में जमा कर लेती है और फिर धीरे धीरे महीनों तक फसल को देती रहती है। एकदम सही। शुष्क मौसम में भी जब ऊपर की परत सूख जाती है, तब भी काली मिट्टी की निचली परतों में नमी बनी रहती है, जो फसलों की जड़ों को मिलती रहती है। यह एक प्राकृतिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की तरह काम करती है। वाह! लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है। जैसा हमने पहले बात की, गीली होने पर यह बहुत चिपचिपी हो जाती है। हाँ। इसलिए किसानों को खेत के जुताई के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। अगर ज्यादा गीली हो तो ट्रैक्टर फंस जाएगा, और अगर पूरी सूख गई तो इतनी सख्त हो जाती है कि हल चलाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर सही समय कौन सा है? मॉनसून की पहली बौछार के ठीक बाद का समय ही जुताई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये मिट्टी बहुत खास है, लेकिन थोड़ी नखरीली भी है। इसकी भौतिक संरचना तो हमने समझ ली। अब इसकी रासायनिक बनावट पर आते हैं। इसके अंदर कौन से पोषक तत्व हैं और किन की कमी